गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो विल स्टार्ट द क्लास टुडे। हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं 1881। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने सेक्शन 50 तक पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शन 50 तक बताया था, पढ़ाया था। आज हम 51 से शुरू करेंगे। और वो आपने नोटिस किया हुआ, कल भी नोटिस किया हुआ कि अब हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब एक तरह से वही जो चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, उसी को ही हम दोबारा से अब एज पर द सेक्शन हम उसको रीड कर रहे हैं, राइट। तो आज भी मैक्सिमम सेक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखे होंगे, राइट। तो बट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 51 वन आता है। तो उसका नाम है हु मे नेगोशिएट, राइट। कौन नेगोशिएट कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। कौन बताएगा ये? रेज योर हैंड एंड आंसर। हु, कौन नेगोशिएट कर सकता है, कौन नेगोशिएट करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को? हाँ जी, पीयूष बताएंगे। सर जो एलिजिबल है सर, मतलब कैपेसिटी है। हाँ, किसका किसका एलिजिबिलिटी होता है, किसका कैपेसिटी होता है, कौन? इन टर्म्स ऑफ पार्टी, पार्टी कौन होगा वो, मतलब इन केस ऑफ जिसके पास प्रॉमिस। होगा सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट वो कौन होगा, मेकर या पेई? और इन केस ऑफ पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज वो कौन होगा, ड्रॉवर, ड्रॉयर, पेई? ड्रॉयर। ड्रॉवर। पेई होगा, ड्रॉवर। राइट। मतलब जनरली पेई। पेई रहता है, राइट। हाँ एंड सर। अगर पेई ने आगे एंडोर्स कर दिया तो जिसको एंडोर्स किया वो एंडोर्सी बन जाएगा। एंडोर्सी। तो फिर आगे एंडोर्सी कर सकता है, करेक्ट। ओके, एक और क्वेश्चन है, ये भी हाथ उठा के जवाब देना। मैं एग्जाम्पल भी लिखता हूँ। लेट मी राइट द एग्जाम्पल ऑल्सो, फिर मुझे बताना। जो भी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, अब जितना भी चीजें हम लिखेंगे ना, मतलब वो सब पढ़ रखा है हम लोगों ने, है ना। तो आप अगर जवाब देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीयूष। हाँ, मुझे बताओ क्या मैं इसको आगे नेगोशिएट कर सकता हूँ फर्दर एंडोर्समेंट करके? कैन आई फर्दर नेगोशिएट इट विद एंडोर्समेंट? हाँ जी, पीयूष बताएंगे। यस हाँ, सर। हाँ कर सकता हूँ, ओके। अच्छा, सेकंड एग्जांपल, मैंने ये वर्ड्स हटा दिए और इस ऑर्डर वर्ड हटा दिया। अब मैं इसको आगे नेगोशिएट कर सकता हूँ। कैन आई नाउ नेगोशिएट इट फर्दर? यस सर। यस, मैं तब यस भी कर सर। सकता हूँ। मतलब ये इररिलेवेंट है कि वर्ड्स और ऑर्डर लिखा है नहीं लिखा पे के नाम के साथ, तब भी वो उसको नेगोशिएट कर सकता है। एक तो ये बात लिखी है सेक्शन 51 में, राइट। तो सेक्शन 51 कहता है एक तो पेई एंड डोर्सी ये लोग आगे नेगोशिएट कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि और ऑर्डर वर्ड लिखा होगा तभी वो नेगोशिएट कर सकता है। वो लिखा है नहीं लिखा तब भी आगे आप उसे नेगोशिएट कर सकते हैं आगे, राइट। लेकिन हाँ, मैं एक आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। अगर लेट सपोज करो कि मैंने जब इसको मैंने एंडोर्स किया तो मैंने लिखा एंडोर्स्ड टू महिमा, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्स टू महिमा। तो क्या आगे इसको महिमा आगे, महिमा विल बिकम एन एंडोर्सी नाउ, तो क्या इसको आगे महिमा आगे नेगोशिएट कर सकती है? नहीं सर। हाँ, महिमा आगे नेगोशिएट नहीं कर पाएगी। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में हमने पढ़ा था कि वो उसको आप आगे नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, करेक्ट। कोई डाउट? सेक्शन 51 में बहुत सिंपल सेक्शन था। कौन नेगोशिएट कर सकता है, करेक्ट। अच्छा, सेक्शन 52 भी हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे जवाब देना। अच्छा, मैं पूछूंगा, वो इंसान जवाब देगा, अच्छा ना, क्योंकि कुछ लोग हैं कभी आंसर नहीं करते हैं। सैंस रिकोर्स, अच्छा मतलब हाथ उठाना आप, बट मैं उसको मौका दूंगा जो जिसने जो जवाब कम देता होगा, राइट। सैंस रिकोर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट? रेज योर हैंड एंड आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट? उससे क्या इफेक्ट होते हैं? सैंस रिकोर्स इफेक्ट क्या होते हैं उसके? कोई और हाथ उठाओ।
ओके, अंशुमन जवाब देंगे आज। सर एंडोर्स करने के बाद मतलब उसका लाइबिलिटी नहीं रहता। हाँ, मतलब एंडोर्स करने के बाद वो अपने लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर देता है, वो बोलता है कि मैं इसमें लायबल नहीं रहूंगा, राइट। हाँ और सर। अच्छा, अंशुमन, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल एंडोर्समेंट? सर जब कंडीशंस के साथ सर एंडोर्स करते हैं, कोई कंडीशंस के साथ। कोई कंडीशन के साथ उसे एंडोर्स करते हैं उसको कंडीशनल एंडोर्समेंट बोलते हैं। ये सेक्शन 52 में लिखी है बेटा सारी बातें। सेक्शन 52 बताता है एंडोर्सर हु एक्सक्लूड हिज ओन लायबिलिटी sans recourse या मेक इट कंडीशनल एंडोर्समेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड दिस थिंग, राइट। तो 52 भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, कोई मुझे बताया क्या 58 सेक्शन आपके सामने है, तो कोई मुझे इसको देख के पढ़ के बताएगा हाथ उठा के कि हमने पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? 52 हमने पढ़ रखा है, पढ़ लिया। दिशा बताएंगे। हाँ जी दिशा बताइए। सर होल्डर एंड ड्यू कोर्स में। होल्डर इन ड्यू कोर्स में पढ़ा था, क्या था ये? सर अगर हमने अनलॉफुल मीन से साइन करवा लिया ड्रॉई से तो भी वो लाइबल रहेगा होल्डर एंड ड्यू कोर्स को पे करने के लिए। हाँ, और या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन भी उसने साइन कर दिया ट्रॉय ने, तब भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या रहेगा, लायबल रहेगा, राइट। वेरी गुड। ये हम पढ़ चुके हैं 58, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। दिस वाज अ प्रिविलेज ऑफ वन ऑफ द प्रिविलेज ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट। ओके, सेक्शन 59 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 59, इंस्ट्रूमेंट एक्वा। अच्छा, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ बिफोर गोइंग टू सेक्शन 59। मुझे एक बात बोलो, क्या आप, अच्छा, कब तक एक बिल नेगोशिएट हो सकता है? टिल व्हाट टाइम यू कैन नेगोशिएट अ बिल? ये हमने जब शायद तक पहले भी। मैच्योरिटी नहीं हो जाता, मैच्योरिटी जब मैच्योर जब तक ना हो जाए। ओके, द पीयूष इज सेइंग, वैसे मैंने ये बात कर रखा है पहले, आपको आंसर भी दे रखा है। मैं दोबारा पूछता हूँ बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय पीयूष। तो मैं दोबारा पूछता हूँ, कब तक आप एक बिल को आगे नेगोशिएट कर सकते हो? टिल व्हाट टाइम यू कैन नेगोशिएट द बिल? देखो, तो जब तक वो नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता। व्हाट ये कंप्लीट नहीं हो रहा था? सर मतलब ड्रॉयर अगर ड्रॉई को पे सॉरी ड्रॉई अगर ड्रॉयर को पे नहीं कर देता जब वाई ड्रॉवर मतलब कोई भी हो सकता है ना वो तो। सर मतलब फाइनल पेमेंट हो जानी चाहिए कि खुद हाँ की मतलब, लायबिलिटी हाँ हट ये जाए। बिल्कुल राइट आंसर आया, महिमा ने बिल्कुल राइट आंसर किया कि जब तक वो पेमेंट नहीं होती तब तक तो वो हो सकता है ना। मतलब टिल द टाइम इट इज नॉट पेड। देखो, मेन हमने हमेशा बात करी है कब जाकर एक बिल खत्म हो जाएगा, मतलब कब आप बोलोगे कि बिल डिस्चार्ज हो चुका है या प्रोमिसरी नोट डिस्चार्ज हो चुका है। वो तभी होगा इफ इट हैज बीन पेड बाय द ड्रॉई और इन केस ऑफ द प्रोमिसरी नोट हैज बीन पेड बाय द मेकर। ये हमेशा कभी मत भूलना। पीयूष, आप समझ रहे हैं बेटा? आप गड़बड़ करके मेच्योरिटी तक वो सिर्फ नेगोशिएट हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। हाँ सर। हाँ हाँ, नसरीन कुछ बोलना चाह रही है। हाँ सर, महिमा ने जो बोला जब तक वो बिल पे मतलब ड्रॉई ने पे नहीं कर देता तब तक वो उस डिस्चार्ज नहीं होता बिल ना। तो करेक्ट। वो सिर्फ डिमांड के लिए होता है ना सर, टाइम इंस्ट्रूमेंट के लिए तो नहीं होगा। ऑन किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता? सॉरी। ऑन डिमांड के लिए होता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट के लिए तो टाइम दिया हुआ रहेगा, इस टाइम के बाद नहीं होगा। हाँ, उस टाइम तक लेट सपोज करो। अच्छा, एक बात बताओ, कब तक एक जैसे टाइम मेच्योर हो गया वो बिल, तो कब तक पेई को मांगने जाना हो? मतलब पेई के पास कोई पर्टिकुलर टाइम है, 10 दिन 15 दिन में जाना है उसके पास, या वो एक महीने के बाद भी जा सकता है उसके पास पैसा मांगने? जब उसको मन करे तब जा सकता है, एक जा महीने सकता है ना। बाद भी। बिल ऐसा नहीं है कि बिल मेच्योर होते ही वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर बिल मेच्योर भी हो गया उसके बाद भी 3 साल तक, तो देखो, आप हमेशा याद रखो ऑन डिमांड वाला 3 साल तक रिकवरेबल रहता है लीगली, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा उसके बाद। और जो आपका ये जो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जिस दिन मेच्योर होगा उस दिन तक के से 3 साल तक ये आपका हमेशा रिकवरेबल रहेगा एज पर द लिमिटेशन एक्ट। तो आप कभी ये मत समझो कि बिल मेच्योर हो गया तो उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, वो नेगोशिएट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बिल कैन बी नेगोशिएटेड टिल द टाइम इट हैज नॉट बीन पेड बाय द ड्रॉई। जब तक ड्रॉई नहीं पे करा तब तक तो खत्म ही नहीं होगा ना। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, राइट। टिल द टाइम इट हैजंट बीन पेड, इट विल ऑलवेज बी इट कैन ऑलवेज बी काइंड ऑफ नेगोशिएटेड, राइट। अच्छा, आप ऐसे समझिए, आप एक और चीज को समझिएगा। अच्छा, मुझे बताओ, अगर बिफोर में, अगर आप याद करो होल्डर इन ड्यू कोर्स का डेफिनेशन याद करो, उसमें लिखा था होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बनता है जो विद कंसिडरेशन उसे एसेट मतलब उसको पोजेस करता है, बिफोर मैच्योरिटी पोजेस करता है,
एंड उसने गुड फेथ पे पोजेस किया, मतलब उसको नहीं पता था कि देयर इज अ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, तो वो उसको माना था होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अगर तो मैं मेरा कहने का मतलब स्टिल आई एम ऑन द सेम पेज, क्या मेच्योरिटी के बाद भी आप किसी बिल को आगे फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं? Am I asking it again? Can you still negotiate a bill which further even after its maturity? यस सर। Yes. Sir, हाँ जी। तो फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर ऑन डिमांड में डिफरेंस क्या रह गया तो फिर सर? डिफरेंस तो हमेशा है बेटा, ऑन डिमांड तो मैच्योर्ड है, मतलब उसमें कोई टाइम ही नहीं है ना मैच्योरिटी की। वो तो ऑन डिमांड वाला तो द डे इट हैज बीन मेड, मतलब जिस दिन वो बना उसी दिन से वो वैलिड हो गया, मतलब हाँ, उसी वो दिन से वो जब पेबल हो गया। टाइम इंस्ट्रूमेंट तब जाके मैच्योर होगा जब आप देखो ना, फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ऑन डिमांड एज पर लिमिटेशन एक्ट कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? जिस दिन से बना है उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगा, ऑन डिमांड वाला, करेक्ट। और जो टाइम इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड रहेगा जब वो टाइम लिखा हुआ वो मैच्योर होगा उसके 3 साल के बाद। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको अगले 7 साल के बाद पैसा दूंगा, मतलब मैंने आपको लिख कर दिया प्रॉमिसरी नोट कि आई विल पे यू द मनी आफ्टर 7 इयर्स। तो मुझे बताओ कि ये कब तक वैलिड रहेगा, मतलब टिल व्हाट टाइम दिस प्रॉमिसरी नोट विल बी वैलिड? 3 साल तक। 3 साल कहाँ से? 3 साल आगे के। फिर जब से अब उसमें डेट लिखा हुआ रहेगा ना? हाँ, मैंने आज का डेट डाला और मैंने बोला कि 7 साल के बाद मैं आपको पे करूंगा पैसा, तो कब तक वैलिड है? 3 साल तक वैलिड रहेगा 3 साल से कहाँ से 3 साल? फ्रॉम वेयर 3 इयर्स? तक। हाँ हाँ, आज से 3 साल तक। नहीं नहीं नसरीन बेटा, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, मैंने बोला 7 साल के बाद आई विल पे यू द मनी। हो I तो will- 7 साल बाद 3 साल जब होगा ना तब है तो हाँ हाँ, अभी मतलब करेक्ट हुआ ना, मतलब जब 7 साल हो जाएगा उसके बाद 3 साल आएगा, करेक्ट। और अगर ये ऑन डिमांड वाला होता तो आज से कितने साल हो जाता? 3 साल हो जाता। आपको क्लियर हो गया ना ये बात? हाँ सर। ओके, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि आई एम स्टिल ऑन द पेज, सेक्शन नंबर 59। A bill can also be negotiated even after it has been matured. हाँ, of course, हाँ, लेकिन मुझे एक और बात बताओ, मैच्योरिटी के बाद अगर कोई उसे पोजेस करेगा तो क्या उसको आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलोगे? इफ यू मैं रिपीट करता हूँ, इफ यू पोजेस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इट हैज बीन मैच्योर्ड, तो विल यू बी रिगार्डेड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? तो क्या आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा? नहीं नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स का कंडीशन फुलफिल नहीं करते। तो क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स का प्रिविलेज आपके पास होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अब वो क्लियर हो गया ना? तो सेक्शन 59 तो पहले तो कहता क्या है, मैं वो बात करता हूँ उसके बाद मैं अंदर चलता हूँ। इंस्ट्रूमेंट आपने एक्वायर किया जब वो ओवर ड्यू हो गया। मैं रिपीट करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट आपने तब एक्वायर किया जब वो ओवर ड्यू हो गया। व्हाट डू ओवर ड्यू हो गया? ओवर ड्यू मतलब क्या हुआ? अभी मैच्योरिटी डेट आ गई, मतलब आ चुकी है या आनी है अभी? मैच्योरिटी डेट आके चली भी गई। हाँ, आ चुकी है और जा भी चुकी, तभी तो वो ओवर ड्यू होगा, राइट। ओके, एक और बात, डिसऑनर हो गया। अच्छा, अगर एक बिल नेगोशिएट, मतलब एक बिल था, टाइम इंस्ट्रूमेंट लगा लो, 2 दिन के बाद पे करना था, 2 दिन के बाद उसने देने से मना कर दिया, तो डिसऑनर हो गया। क्या डिसऑनर होने के बाद वो डिस्चार्ज हो गया बिल, या अभी भी वैलिड है वो, मतलब लीगली रिकवरेबल है अभी भी? रिकवरेबल है। अभी भी लीगली रिकवरेबल है, तो क्या आप उसको अभी भी नेगोशिएट कर सकते हो? कैन यू स्टिल नेगोशिएट इट? हाँ सर, नोटरी करवाने के बाद तो कर सकते हैं ना। नहीं, नोटरी भी क्यों कराना, मैं वैसे ही कर दूंगा। हाँ सर, वैसे मतलब वाई टू गो टू द नोटरी, मैं तो वैसे भी तो कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, एक मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हमेशा पुरानी वाली बातें याद दिलाता रहूंगा। अगर मैं एंडोर्सर बन गया और मैंने आगे बिल को नेगोशिएट कर भी दिया डिसऑनर वाले को, तो क्या मैं श्योरिटी बन के मैं क्या श्योरिटी बन जाऊंगा इफ आई एंडोर्स्ड अ बिल व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिसऑनर्ड? तो अगर क्या मैं एक तरह से श्योरिटी हूँ क्या उस बिल का? हाँ सर। हाँ, ऑफ कोर्स मैं श्योरिटी हूँ ना, क्योंकि ऑल द एंडोर्सर इन बिटवीन द ड्रॉई एंड द ड्रॉवर आर दी, सॉरी, जो लास्ट पे ही होगा और जो ड्रॉई होगा उसके बीच में जितनी पार्टीज हैं, दे आर ऑल व्हाट, ऑल श्योरिटीज। तो यू कैन स्टिल नेगोशिएट अ बिल इवन आफ्टर इट हैज बीन डिसऑनर्ड और इट इज इवन ओवरड्यू। देखो, मतलब कब आप नहीं कर सकते उसको नेगोशिएट? जब वो पे हो जाएगा ना, मतलब वन ड्रॉई हैज पेड इट, अब आप उसको नेगोशिएट नहीं कर पाओगे फर्दर। आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कि सेक्शन 59 का अगर आपको मीनिंग ही समझ नहीं आएगा तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं, क्योंकि आई नीड टू एक्सप्लेन यू the concept, the basic concept, that even after it has a bill has been matured or even it has been dissolved, still it can be negotiated further. कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें भी।
यहाँ तक किसी को डाउट क्यों आया? नहीं है? तो फिर ना हम लोग मतलब अकाउंट्स में पढ़ा था कि बिल जब मैच्योरिटी डेट आने वाला होता है उसके हाथ में पैसा, जब मतलब ड्रॉई के हाथ में पैसा नहीं रहता है, फिर से नया बिल इशू कर देता है। तो अगर वो मतलब फिर वैलिड है वो वाला इंस्ट्रूमेंट, तो फिर से उसको इशू करने का क्या जरूरत? तो फिर नहीं, वो एक फ्रेश बना देता है, मतलब उसको कैंसिल करके एक फ्रेश बना देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो एक तरह से आप लगा लो कि बिल पे हो गया बिल से, वो तो आपने ये पढ़ा एक तरह से। मतलब बिल वो वैलिड रहेगा ना? हाँ, नहीं, कौन सा वैलिड रहेगा? लेट सपोज करो मैंने एक बिल के बदले एक और बिल साइन कर दिया, मैं ड्रॉई हूँ, मैंने एक बिल के बदले एक और बिल कर दिया, तो मैं दोनों के लिए लायबल हूँ या सिर्फ जो नया वाला साइन करा उसके लिए लायबल हूँ अब? नया वाला। हाँ, पुराना वाला तो डिस्चार्ज हो जाएगा ना। देखो, आप ऐसे समझो, जब तक ड्रॉई पे नहीं करता, अच्छा अच्छा, ड्रॉई ने पैसा ना देके एक और बिल कर दिया, तो एक तरह से क्या उसने पे कर दिया उसको? हाँ। हाँ, दैट्स अ सिंपल आंसर। महिमा कुछ कह रहे थे? सर डिसऑनर होने के बाद या ओवरड्यू होने के बाद कैसे लाइक निगोशिएट कर सकते हैं? देखो, मैं इसको दो तरह से आंसर करता हूँ, एक सीरियस होगी, एक थोड़ा सा मजाक है। तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं मजाक में बोलूँ तो? नो थोड़ा सा सर। मजाक करो तो पक्का ना? हाँ सर। ये क्योंकि बहुत टाइम से मैंने मजाक करा भी नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा मन भी कर रहा है थोड़ा मजाक करने का। हाँ, एक बार कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन? सर डिसऑनर या ओवरड्यू होने के बाद निगोशिएट क्यों कर सकते हैं मतलब? हाँ, ये ठीक पूछा तुमने, मतलब पहले तुमने कैसे पूछा था, तो मैं सोचा तुम बोल रहे थे कैसे करेगा, तो मैंने बोला कि मैं नेगोशिएट मतलब जाके एंडोर्स करके डिलीवर करके कर दूंगा। तुमने क्वेश्चन बदल दिया महिमा, तुमने मेरा मजाक होने नहीं दिया। ओके। हाँ, और आपका नहीं, उसका मजाक होने नहीं दिया ना उसमें। हाँ, पता नहीं क्या हुआ। हाँ महिमा, कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन? सॉरी। सर डिसऑनर या ओवरड्यू होने के बाद मतलब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ 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 हाँ, आई एम नेगोशिएबल लिसनिंग। इंस्ट्रूमेंट। सर मैंने क्या बोला था मैं खुद ही भूल गई। तो देखो मैं, मतलब हाँ ओवरड्यू या डिसऑनर होने के बाद वो हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और फर्दर क्यों जाएगा मतलब? हाँ मैंने वो पूछा। क्योंकि वो अभी तक पे नहीं हुआ। सर बट डिसऑनर हो गया इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके पास पैसे नहीं है देने के। तो कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब पड़ता है? मतलब देखो, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर डिसऑनर हो, अच्छा डिसऑनर का मतलब क्या है? क्या वो ऐसा भी तो बोल सकता है कि चल आज नहीं है 10 दिन के बाद और रुक जा? तो क्या जरूरी है पार्टी अभी केस कर देगा 10 दिन रुक सकता है पार्टी? रुक जनरली ऐसा सकते हैं। होता है मार्केट में, ऐसा होता। अच्छा, मार्केट में क्या लगता है आपको, ऐसा होता होगा प्रैक्टिकली कि जैसे ड्यू डेट आ गई, मांग देगा पैसे दे यार, उसने बोला यार 2-4 दिन और रुक जा, बस दे दूंगा यार। तो मतलब व्हाट डू पीपल डू, मतलब वो जाती है एकदम केस कर देते हैं उसके बोलने पे, या फिर वो थोड़ा रुक ही जाते हैं जनरली मार्केट में प्रैक्टिकली? रुक तो जाते रुक हैं। जाते हैं। रुक जाते हैं। तो क्या हो गया, उसने डिसऑनर कर दिया, उसने बोला अभी नहीं है पैसा, दे दूंगा यार 5-6 दिन में। अब मुझे किसी को देना था पैसा अर्जेंटली, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मेरे को पैसा तो वो दे नहीं रहा जिससे लेना है, अब मैं उसको ज्यादा फोर्स भी नहीं कर पा रहा। तो मैंने उसको उसके पास जिसको पैसे देना था, मैंने बोला यार मेरे पास ये पैसा नहीं है, मुझे पैसा लेना था पीयूष से, पीयूष हमें ना देने से मना कर रहा है यार, या उसका बिल पड़ा है मैं तुझे दे दूं, तू जाके पीयूष से ले लेगा पैसा, वो कह रहा है 2 दिन में दे देगा। तो जिसको पैसा देना था उसने बोला ठीक है तू दे दे मुझे बिल, मैं जाके 2 दिन बाद ले लूंगा पीयूष से। हो गया। सर तो ओवरड्यू मतलब यहाँ पे वो जो टाइम ओवरड्यू है उसके बारे में है कि वो 3 इयर्स वाला ओवरड्यू के बारे में है? ये वो 3 साल नहीं आया अभी। अच्छा ओवरड्यू मतलब मैच्योर हो गया है, लेकिन सर पे नहीं मतलब हुआ। अगर 3 इयर्स वाला हो गया तब तो वो वैलिड ही नहीं रहेगा ना? हाँ, 3 साल के बाद तो वो इंस्ट्रूमेंट ही अनएनफोर्सेबल हो जाएगा ना। ओ ठीक है सर। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना आपको? हम्म। मैं अच्छी तरीके से डाउट सॉल्व करता हूँ ना महिमा? हाँ सर। ओके। हाँ, तो सेक्शन 59, इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर डिसऑनर और व्हेन ओवरड्यू, राइट? अच्छा, ये कहता क्या है आपको, ये तो क्लियर हो गया। सेक्शन 59 में हम ये बात कर रहे हैं कि बिल, मैं बिल क्यों बोल रहा हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड इवन आफ्टर इट हैज बीन मैच्योर्ड और इट्स बीन डिसऑनर्ड, राइट? ओके, अब होगा क्या ये पढ़ना है। द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसने एक्वायर किया उसको डिसऑनर होने के बाद,
वेदर बाय नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस, ये इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। ओके, वैसे तो आगे बहुत डिटेल में आएगा, बट ठीक है मैं अभी समझा दूंगा तो आगे इजी हो जाएगा पढ़ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं दोबारा से एक आपसे बात करता हूँ, क्या बिल को जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी वो वैलिड होता है या बिफोर एक्सेप्टेंस वो वैलिड रहता है? बिफोर एक्सेप्टेंस भी वैलिड रहता है। बिफोर एक्सेप्टेंस वो वैलिड रहता है, करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सेप्टेंस के लिए ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो जाएगा ड्रॉई के पास कि उसे एक्सेप्ट कर ले बिल को, तो क्या ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है? हाँ सर। हाँ वो कर सकता है, कह रहा मैं नहीं एक्सेप्ट करता, दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा अब जो पार्टी है टू द बिल, वो उसको क्या कंसिडर करे, मतलब उसको अभी डिसऑनर ट्रीट कर ले या फिर वो वेट करते रहे उसकी एक्सेप्ट करने की? मतलब अगर ड्रॉई ने एक्सेप्ट करा तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा अगर ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमेशा याद रखना लायबिलिटी टू पे इज ऑफ द ड्रॉवर या फिर जो एंडोर्सर्स होंगे, क्योंकि अच्छा ध्यान से क्या एक्सेप्टेंस ना कराने से पहले भी आप उसको एंडोर्स कर सकते हो? जैसे मैं एक बिल लिखता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं, आई थिंक उससे ज्यादा हाँ क्लियर सर, होगा। कर सकते हैं। तो सर दिस हैज ड्रॉअर नॉट का बीन, लाइबिलिटी प्राइमरी हो जाएगा, ड्रॉअर का लाइबिलिटी। हाँ लेट सपोज करो मैंने इसको आगे नेगोशिएट एंडोर्स कर दिया, टू एंडोर्स्ड, इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय पीयूष शेट, तो एंडोर्स टू महिमा, मैंने इसको आगे महिमा को एंडोर्स कर दिया और मैंने अपना साइन भी कर दिया। तो क्या ये ठीक है, मतलब बिफोर एक्सेप्टेंस भी क्या वैसे, जैसे तो पीयूष ने आंसर दे दिया यस इट कैन बी फर्दर नेगोशिएटेड, लेकिन इसमें जो प्राइमरी लायबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी? विल बी तो आपकी रहेगी। मेरी रहेगी, राइट। अच्छा अब यहाँ पर बिल किसके पास आ जाएगा? मेरे पास। महिमा के पास आ जाएगा। अच्छा अब कौन ड्रॉई के पास जाएगा कि यार इस पे एक्सेप्ट कर दो इसको? महिमा आप जवाब नहीं दे रहे, आपने बोला नहीं मैं जाऊंगी। तो मैं क्यों जाऊंगी, मेरे को पता है कि आपसे कलेक्ट कर लूंगी, तो क्यों जाऊंगी। क्यों ऐसा ही मत करो महिमा, मेरा लायबिलिटी है लेकिन ड्रॉई पीयूष है ना, मतलब बिल आपके पास है तो अब आपका ड्यूटी बन जाएगा, आप जाओ उसके पास। सर मतलब बिल को एक्सेप्ट करवाना ही पड़ता है क्या? नहीं मतलब कराना तो देखो, एक्सेप्टेंस तो होगा ही ना, नहीं करेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप जाओगे तो सही ना, उसका कोई ना कोई तो जाएगा ना उसके पास कि भाई एक्सेप्ट कर ले, बिल बना हुआ है तेरे नाम का। मैं मान रहा हूँ मैं अपनी लायबिलिटी से मुकर नहीं था कि मैं लायबल हूँ, अभी प्राइमरीली मैं लायबल हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे से पैसा मांगने आओगे पहले, या पहले अच्छा पहले पैसा किससे मांगने आओगे आप? मतलब ठीक है मैं प्राइमरी लायबल हूँ लेकिन फिर भी आप पहले उससे एक्सेप्ट कराने जाओगे, सीधा मेरे से पैसा ही मांगने आ जाओगे? व्हाट विल यू डू महिमा? सर आपके पास आऊंगी। ले यार महिमा ऐसा मत करो यार, पहले तो एक बार एक बार तो जाओ उसके पास, मतलब एक्सेप्टेंस करा लो उससे। अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया, अच्छा महिमा अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया तो उसका लायबिलिटी प्राइमरी हो जाएगा, मैंने सेकेंडरी हो जाएगा ना, तो मेरे भले के बारे में तो सोचो ना थोड़ा। सर अगर आपने एंडोर्स किया तब तो मैं आप ही के पास आऊंगी ना। नहीं मैंने एंडोर्स कर दिया लेकिन ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, तो अच्छा ये बात आपको भी पता है कि दिस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड टिल नाउ, ये पता है ना आपको बात? हाँ सर। तो फिर आप जाओ ना उसके पास, ड्रॉई के पास एक्सेप्ट कराने। या तो आप मेरे तो से बिल सर ना बात लेते, तो वही या है तो ना। बिल, नहीं मैं देखो सुनो, या तो आप मेरे से बिल ना लेते, आप मना कर हाँ देते सर मैं भैया मैं तो नहीं ले रही है बिल, ये तो पहले आप उससे एक्सेप्ट करो तो मैं बिल लूंगी नहीं तो नहीं लूंगी, या तो आप पहले ऐसा कर लेते। सर पर श्योरिटी तो है ना, अगर मतलब पीयूष नहीं देगा तो अब तो आपको पे करना पड़ेगा ना। नहीं लेकिन पहले उसे एक्सेप्ट तो कराओ। तो कराना कंपलसरी है क्या? मैं एक बार बोल तो दूं कि मैं नहीं दूंगा। हाँ मतलब एक बार चले तो जाओ मांगने, नहीं देगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, नहीं एक्सेप्ट करा दैट्स अ डिफरेंट, लेकिन जाओगे तो सही एक बार महिमा। तो इंसान देख के जाऊंगी फिर तो, नहीं करेगा तो क्यों जाऊं मैं। Piyush, I think she is not happy with your name here. Let me change the name here. सर मार्केट में नाम बहुत बुरा हो चुका है लगता है ना? है। ओके महिमा अब जाओगे तुम इसको बिल को एक्सेप्ट कराने? यस सर। गजब गजब बेइज्जती है। ओके अच्छा अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता, अगर महिमा तो तुम जाते इसको बिल को एक्सेप्ट करवाने? नहीं सर। मतलब कितना, मतलब तुम इंसान के बारे में सोचो महिमा, थिंक अबाउट अ ह्यूमंस। अच्छा लेट सपोज करो अगर मैं यहाँ लिख देता
अभी जाओगे तुम? हाँ सर। ओके, अच्छा अभी तुम गए, ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें बिल दे दिया, तुमने खुशी, अच्छा एक बिल तुम खुशी खुशी लोगे या नहीं लोगे? तो यस, खुशी खुशी लोगे। अब पहले तुम किसके पास जाओगे, और रणबीर कपूर के पास जाओगे या पहले मेरे पास आओगे? रणबीर कपूर। रणबीर को, उसको क्या लगेगा, क्या बोलोगे कि क्या करो इस बिल को? एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। अच्छा अगर उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो तुम क्या ट्रीट करोगे इसको? डिसऑनर ट्रीट कर लोगे या वेट करोगे? अभी जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने यहाँ लिखा था, आई ऑर्डर रणबीर कपूर टू पे सम रुपीज 100 टू साहिल गिरधर आफ्टर 1 month टाइम। ठीक है, तो तुम लेट सपोज करो 18 मई को मैंने तुम्हें बिल दे दिया, तुम चले गए रणबीर कपूर, कब जाओगे उसके पास एक्सेप्ट कराने के लिए महिमा? 18 को मैंने तुम्हें बिल दिया, ये 21 जून को। 21 जून को जाओगे उससे एक्सेप्ट कराने? क्या बात कर रहे हो महिमा, इतना लेट? सर नहीं, एक्सेप्ट कराने चले जाऊंगी, मैच्योर तो 21 हाँ जून एक्सेप्ट को कराने होगा कब ना। जाओगे, एक्सेप्ट कराने कब जाओगे? तो कभी भी चले जाओ। नहीं फिर भी डेट बोल दो कोई भी, जैसे 18 मई को मैंने आपको तो दिया तो कल आपको ही कब चले जाओ? जाऊंगी। ओके मतलब ओके कल ही तुम चले जाओगे, तो तुम 19 मई को ही चले गए, 2021 को चले गए, ठीक है। तुम गए रणबीर को सब बोला इसको एक्सेप्ट कर लो, ये बिल बना आपके नाम पे, उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, करेक्ट? आप इसे डिसऑनर मान लोगे या अभी वेट करोगे 1 महीना? व्हाट विल यू डू? सर 1 महीना वेट करूंगी। महिमा वो एक्सेप्ट करने से मना रणबीर कर रहा कपूर तो एक कपूर। है, लेट मी चेंज द नेम। इधर हम लोग का नाम था तो बिल आ भी नहीं रहा था। महिमा व्हाई विल यू वेट, वो मना कर रहे एक्सेप्ट करने से, व्हाई विल यू वेट फॉर 1 month टाइम? महिमा यस सर। वो मना कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से। अच्छा अच्छा, अगर वो एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है तो इनडायरेक्टली ही इज डिनाइंग टू पे द मनी, एक तरह से। हाँ सर। अच्छा मतलब उसने आज ही बोल दिया कि मैं भैया मैं तो नहीं देने वाला 1 महीने का पैसा कुछ भी, तो तुम उसे डिसऑनर मान लोगे या अभी 1 महीना वेट करोगे? डिजाइनर मालूम। डिसऑनर मान लोगे ना, पक्का ना महिमा? हाँ सर। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तब भी तुम उसे अब तुम इसे डिसऑनर मानोगे या नहीं मानोगे? सब मानूंगी। अच्छा मैंने अगर यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, अब तुम इसे डिसऑनर मान लोगे या नहीं मान लोगे? सब मान लूंगी। हाँ चलो गुड। ओके तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा फन फैक्टर आ गया क्लास में आज, कि बिल कैन बी डिसऑनर इवन बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब जरूरी नहीं कि बिल आपका डिसऑनर तब माना जाएगा वो नॉन पेमेंट होता है, तो बिल कैन बी रिगार्डेड एज डिसऑनर इवन एट द टाइम इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट? तो मैं पढ़ता हूँ, अब मैं पढ़ता हूँ दोबारा से सेक्शन 59 पे वापस आता हूँ मैं। होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु हैज एक्वायर्ड इट आफ्टर डिसऑनर, डिसऑनर हो सकता है हुआ हो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, हो सकता है नॉन पेमेंट की वजह से, विद नोटिस देयर ऑफ, या फिर मेच्योरिटी के बाद। अब उस बंदे के पास अगेंस्ट द अदर पार्टीज, उस बंदे द राइट्स देयर ऑन ऑफिस ट्रांसफर, मतलब बड़े ध्यान सुनना, मतलब आप एक ऐसे होल्डर हो, यू आर अ होल्डर, मैंने ये नहीं कह रहा आपको आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, मैं कह रहा हूं आप एक होल्डर हो। अच्छा क्यों आप होल्डर हो? क्योंकि यू हैव गॉट द बिल आफ्टर इट हैज बीन डिसऑनर्ड और आफ्टर इट हैज बीन ओवरड्यू, राइट? इसलिए यू आर नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स बट यू आर अ होल्डर। स्टिल सेक्शन 59 उसको एम्पावर कर रहा है कि अगर आप होल्डर हो ना तो आपके पास वो वाले राइट्स हो जाएंगे जो ट्रांसफरर के होंगे। इस बात को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, मतलब आपके पास वो राइट्स आ जाएंगे जो एक ट्रांसफर के पास होंगे, वो राइट्स आपके पास फिर भी रहेंगे। तो लेट सपोज करो कि यू आर एन होल्डर, यू रिसीव्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर इट हैज बीन मैच्योर्ड, तो आपके पास होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले प्रिविलेजेस आएंगे या नहीं आएंगे? विल यू गेट द प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स और नॉट? मैं रिपीट करता हूं, मैं एक बार सेक्शन 59 क्या कहता है रिपीट करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पूछता दोबारा, ठीक है? दोबारा सुनो। 59 कहता है अगर आप होल्डर बने किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, उसके डिसऑनर होने के बाद या उसके ओवरड्यू होने के बाद, तो आपके पास सारे राइट्स आ जाएंगे जो एक ट्रांसफर के थे, जो एक किसके थे राइट्स? ट्रांसफर के थे। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं,
जिससे आपको बिल मिला वो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, और आपको बिल मिल गया, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो क्योंकि आपको आफ्टर मैच्योरिटी मिला। तो सेक्शन 59 के तहत क्या आपके पास होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट्स आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे सर। व्हाट डू यू से नसरीन? सर वैसे तो नहीं आएंगे ना। हाँ वैसे नहीं, लेकिन सेक्शन 59 के तहत, क्योंकि 59 का कहने का, अच्छा 59 सेक्शन बना ही इसलिए, उसने बोला ये, अच्छा एक बेनिफिट दिया। अच्छा कौन सी वाली बेनिफिट दिया कि अगर लेट सपोज करो ऐसे लोग के पास बिल मिलता भी है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता भी है, तो भी उसके बाद वही राइट्स रहेंगे जो ट्रांसफरर के थे। तो एक तरह से राइट दे दिया कि अगर उसने होल्डर इन ड्यू कोर्स से मिला तो उसको क्या माना जाएगा? अच्छा उसको माना जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स से, उसके राइट्स आ जाएंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले सेक्शन में कहता है, उसके बाद राइट्स आ जाएंगे, जिसको होल्डर इन ड्यू कोर्स मान लिया जाएगा, राइट आ जाएंगे, राइट्स आ जाएंगे, उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं मान रहे, उसको राइट्स आ जाएंगे। करेक्ट। अच्छा अब उस बंदे ने क्या किया, उसने आगे किसी और को दे दिया, बिल तो वैसे ही ओवरड्यू था, किसी को आगे और दोगे तो वो भी होल्डर बनेगा। अब उसके पास क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले राइट्स आएंगे? नहीं आएंगे। नो सर। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था। हाँ करेक्ट। आपको समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर आया। आ गया? आप क्लियर हो गया 59 सेक्शन आपको? सेक्शन 59 आपको क्लियर हो गया ना? हाँ सर। सर लेकिन सेक्शन आप तो बोल रहे थे कि अगर बिल ओवरड्यू हो जाता है तो हम फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं, ये राइट वाला इसका बात। इफेक्ट भी बताया, इसने इफेक्ट भी बताया। देखो 59 ने ये नहीं बताया कि डिसऑनर के बाद उसको आप नेगोशिएट कर सकते हो, 59 ने बिल्कुल ऐसा नहीं बताया। 59 ने उसका इफेक्ट बताया कि अगर आपको एक ओवरड्यू मिला है तब भी आप ऐसे कर सकते हो। ओके सर। ओके मैं 59 सेक्शन को एक बार रिपीट करता हूं। अगर आपको कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला डिसऑनर होने के बाद या ओवरड्यू होने के बाद, तो आपके पास वो राइट्स आ जाएंगे जो ट्रांसफरर के राइट्स थे। तो मतलब आपका अगर ट्रांसफर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो आपके पास भी उसके राइट्स आ जाएंगे, लेकिन अगर ट्रांसफर होल्डर था तो आपके पास भी कोई ऐसा होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट्स नहीं आएंगे। दिस इज सेक्शन नंबर 59। ओके सर क्लियर हो गया। ओके अच्छा मैं आगे आ रहा हूँ। अच्छा आगे वाले बात मैंने आपको पढ़ा दिया सेक्शन 60। कौन पढ़ के बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ, फटाफट हाथ उठाओ, आंसर करो जल्दी से। आपको पता है इसका आंसर। सेक्शन 60 को पढ़ो, रीड करो, मुझे इसका मीनिंग बताओ। सर जब तक ये नहीं आएगा तब तक हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ। ऐसे सब बोलोगे तो मुझे नहीं क्लियर होगा। रेज योर हैंड एंड आंसर। हाँ नसरीन बोलो, बताओ अभी बताओ। सर जब तक मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का ड्रॉई ने पे नहीं करेगा तब तक वो बिल डिस्चार्ज नहीं होगा। हाँ तो बिल वैलिड रहेगा। करेक्ट, ये जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। तो सेक्शन 59 ने ये नहीं बोला कि आप बिल को नेगोशिएट कर सकते हो ओडी होने के बाद, उसने उसका इफेक्ट बताया। सेक्शन 60 ने बात बोली थी कि अगर एक आपका मतलब देखो 60 क्या कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल तब तक नेगोशिएट हो सकता है जब तक उसका पेमेंट या सेटिस्फाई ना हो। अच्छा यहाँ पे वर्ड सेटिस्फाई लिखा है, इसका क्या लॉजिक है बिहाइंड इट? जैसे इसका वैसे तो अभी हमने बात करा था इसका, कौन बताएगा? रेज योर हैंड एंड आंसर। पेमेंट और सेटिस्फैक्शन कैसे मतलब इसको लेके चलोगे आप? सेटिस्फैक्शन, वाई पेमेंट और सेटिस्फैक्शन? यहाँ पे अभी बात भी करी थी इसके बारे में हमने क्लास में आज ही। हाँ दिशा जल्दी से बताओ। सर अगर बिल की जगह उसने दूसरा बिल ड्रॉ कर दिया हाँ तो? करेक्ट करेक्ट, सेटिस्फैक्शन हो गया। करेक्ट वाला बिल सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद नेगोशिएट नहीं हो सकता, तो खत्म हो चुका है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब वो क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 60। करेक्ट। सेक्शन 60। हाँ हाँ जी, बोलिए। सेटिस्फैक्शन वही वाला, बिल की जगह बिल। नसरीन आपने बताया ना? हाँ सर, हाँ याद आ गया। ओके हाँ। सेक्शन 61 पढ़ते हैं। ये महिमा बताएंगी। महिमा, विल यू प्रेजेंट द बिल फॉर एक्सेप्टेंस और नॉट? यस सर। है ना, जाना है ना, ऐसे नहीं कि आपके बिल मिल गया एक्सेप्टेंस ले। अच्छा देखो लॉ क्या कहता है, कितने टाइम तक आप उसका एक्सेप्टेंस ले जाओगे? जल्दी से पढ़ो।
रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम, जब मौका मिले जाके उसको एक्सेप्ट करा लो, है ना? ऐसे नहीं नाम देख के उसे एक्सेप्ट कराना है ना बेटा? यस सर। हाँ, ओके। तो अगर लेट सपोज करो महिमा, मैंने आपको एक बिल दिया जिसमें यहाँ पे लिखा है, हाँ, तो आप इसको जाके एक्सेप्टेंस के लिए दोगे या नहीं दोगे? इसको एक्सेप्टेंस के लिए सर दूंगी। हाँ, है ना? करेक्ट है, ऐसे नहीं करना, नाम देख के नहीं जाना बेटा, है ना? अब तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो साहिल से पे करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, फिर डिसऑनर हो जाएगा, फिर आई हैव टू पे, क्योंकि मैं तो श्योरिटी हूँ। ओके, अच्छा विद इन, अच्छा लॉ कहता है उसको विद इन रीजनेबल टाइम जाएगा, बिजनेस आवर्स में जाएगा और बिजनेस डे पे जाएगा। ये तो सिंपल है, ऑफ कोर्स बिजनेस आवर्स में और बिजनेस डे में जाएगा, ऐसे नहीं कभी भी चला जाए, है ना? ओके, अच्छा ड्रॉइंग मिल ही नहीं पा रहा है, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू फाइंड द ड्रॉइंग, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? अगर जो एंडोर्सी है या पेई है वो ढूंढे जा रहा है ड्रॉइंग को, लेकिन उसको ड्रॉइंग नहीं मिल रहा, तो उसको क्या रीजनेबल टाइम में उसने ढूंढा, बिजनेस आवर्स में वो गया, बिजनेस डे पे उसके ऑफिस में गया, वो मिला ही नहीं कभी उसको, तो वो क्या मान लेगा उसको? डिसऑनर। डिसऑनर मान लेगा। करेक्ट, इजी है ये। अच्छा 62 और भी इजी है। क्या आपको प्रोमिसरी नोट को अच्छे सोच समझ के जवाब देना बेटा, है ना? क्या प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस का जरूरत होता है, नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता, करेक्ट, क्योंकि वो तो वैसे ही होता है। और इसमें अगर चाहे आफ्टर साइट लिखा है तो टाइम कब से शुरू होगा? सर जिस दिन बना उसी दिन से। हाँ, जिस दिन बना उसी दिन से, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेप्टेंस का नीड ही नहीं है। करेक्ट, ओके 62 ही हमने पढ़ लिया। बेकार सा सेक्शन था, इजी सा सेक्शन था, बेकार तो नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट से एनी सेक्शन बेकार। ओके 63 सेक्शन, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत मजेदार सेक्शन है ये। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बोलो, आप जैसे क्या नाम है, महिमा ने प्रेजेंट किया बिल, महिमा मैं चेंज कर देता हूँ, आई विल वर्क इन फेवर ऑफ यू, है ना? रणबीर सिंह लिखिए सर। नहीं नहीं, वो बेकार बंदे के पास क्यों जाना ना। बहुत बेकार सर, बहुत बेकार। तो महिमा, हाँ, आप जाओगे इसको एक्सेप्टेंस कराने के लिए जाओगे? यस सर। ओके, अच्छा उसको कितने टाइम में एक्सेप्ट करना है? सर रीजनेबल टाइम में। नहीं नहीं, आप रीजनेबल टाइम में जाओगे, उसको कितने टाइम में, मतलब उसका कितना, जैसे आपने उसको दे दिया कि यार बिल एक्सेप्ट कर दे, उसने बोला ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट करके दे दूंगा, तो कितना दिन वेट करोगे आप उसका? तो जब तक वो बिल मैच्योर नहीं हो जाता तब तक। क्या बात कर रहे हो महिमा, मतलब टिल द टाइम इट्स नॉट गेटिंग मैच्योर तुम वेट करते हो? कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस आराम से कर दियो। सर रणवीर कपूर है ना इसीलिए। ओह सॉरी। हाँ महिमा जल्दी से बताओ। अच्छा यहाँ पे दो पीयूष है ना, मतलब एक पीयूष बुरा ना माने। हाँ गजब सर। हाँ महिमा जल्दी से। तो देना पड़ेगा ना, मतलब। नहीं, एक्सेप्टेंस के लिए तो आपने, ठीक है एक्सेप्टेंस के लिए उसको दे दिया आपने कि एक्सेप्ट करो। अब वो कह रहा है ठीक है मैं करके दे दूंगा, आप जाओ अभी मैं दे दूंगा आपको, दो मतलब आप चले जाइए, आप मैं अपने आप दे दूंगा, तो कब तक वेट करोगे उसके एक्सेप्टेंस का? तो अगले दिन तक। हाँ, लॉ कहता है 48 आवर्स तक आप वेट करो उसका। ठीक है, 48 आवर्स कहाँ तक, कहाँ एक्सक्लूसिव पब्लिक हॉलीडेज, मतलब 48 आवर्स वेट करो एक्सक्लूसिव पब्लिक हॉलीडेज, मतलब पब्लिक हॉलीडे तो बढ़ जाएगा टाइम, वहां तक वेट करो। अगर वो नहीं इस इतने 48 आवर्स में भी एक्सेप्ट करके नहीं देता है, तो आप उसे क्या मान लो महिमा? एक्सेप्ट कर लिया उसने। नहीं नहीं, उसने एक्सेप्ट कहाँ किया? सर अगर नहीं किया तब तो अच्छा, तो तो क्या उसने मान तो लेंगे बोला उसे? ना डिसऑनर मान लेंगे। डिसऑनर मान लेंगे। करेक्ट, सर महिमा पर क्लियर हो उसने गया तो ना बोला आपको? ना। हाँ उसने बोला, वर्बली बोल रहा था, हाँ कर दूंगा यार, 2 दिन दे दो यार, कर दूंगा, ऐसे बोले जा रहा है। देखो नाम देखो तुम महिमा, सी द नेम ऑफ द ड्रॉई। यस सर, डिसऑनर हो जाएगा फिर। डिसऑनर हो जाएगा, यस यू हैव टू ट्रीट दिस एज डिसऑनर। कितने टाइम के बाद? सर 48 आवर्स के बाद। 48 आवर्स के बाद। हाँ जी पीयूष, आप पीयूष को बोलना चाह रहे हैं? सर बिल मुझे मिला, मैं बोलूंगा कि मैं साइन करके दे दूंगा, हाँ और बिल मैंने सर फाड़ फोड़ के खत्म की।
खत्म हाँ। कर दिया मतलब बिल को। तब तो Okay. सर बिल ही नहीं रहा तो मैं तो बच गया था नहीं legally। नहीं, वो आपने अगर फाड़ दिया तो एक तरह से वो डिसऑनर ही हो गया ना, एक तरह से तो। सर डिसऑनर्ड हो गया पर सर कुछ प्रूव ही नहीं रहा ना कि मैंने बिल ड्रॉ किया, हाँ मतलब तो कुछ भी कोई हुआ बात नहीं, महिमा के पास एक डुप्लीकेट बिल भी होगा साथ में उसका मेरे से ऐसे। महिमा, क्या क्या लगता है आपको, आप सिर्फ एक बिल से लेके चले जाओगे या डुप्लीकेट साथ में लेके रखोगे मेरे से, है ना? हाँ सर। सर डुप्लीकेट भी मांगूंगा ना साइन करने के लिए। हाँ नहीं, लेकिन पहले और उसने मुझे ओरिजिनल दिया था, ये देखने के लिए क्या करते हो तुम। तुमने फाड़ दिया उसने, मतलब फिर समझ में आ गया क्या करना है अब। ओके, मैं सेक्शन 63 में वापस आता हूँ कि जो कहता है कि ड्राइंग के लिए कितना वेट करो आप, 48 आवर्स। 48 आवर्स तक नहीं देता तो आप उसे क्या मान लो, डिसऑनर। डिसऑनर। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में आएगा ये, लेकिन मैं इसी में आपको एक चीज समझा सकता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। अगर महिमा ने, अच्छा मैं नाम चेंज करता हूँ, महिमा 48 आवर से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक उसने एक्सेप्ट करके नहीं दिया, तुम अभी भी उसके पास जाते रहोगे पूछने के लिए बार बार, ये सो डिसऑनर मान लोगे? तो डिसऑनर मान लेंगे। नहीं महिमा, टाइम देखो। ओ सॉरी, टाइम नाम नाम देखो, नाम। सर 48 आवर्स के बाद तो मानना पड़ेगा ना पर। नहीं, तुम्हारी मर्जी है, मत मानो। वाई वाई यू वांट टू डू दैट? लॉ कहता है उसको मान लो, लेकिन तुम मत मानो बेटा उसको। नाम देखो बेटा, डोंट गो विद द नेम, मत मानो। अच्छा, अगर महिमा वो 48 आवर्स ज्यादा हो गए एंड रणबीर कपूर इज नॉट एक्सेप्टिंग द बिल, मैं क्या समझाना चाहता हूँ पहले वो समझा देता हूँ। और महिमा उसको डिसऑनर नहीं मान रही है, मतलब महिमा को उसको डिसऑनर मान लेना चाहिए था आफ्टर 48 आवर्स, जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन महिमा उसे डिसऑनर नहीं मान रही, वो अभी भी वेट कर रही है कि अभी शायद अभी रणवीर कपूर एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है 2 दिन के बाद कर लेगा, हो सकता है 3 दिन के बाद कर लेगा। अब उसके वेट करने के, वो वेट करे जा रही है, तो इसके अंदर लॉ बड़ा अच्छा कहता है, लॉ कहता है साहिल का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। आप समझे क्यों? हाँ सर। मतलब हाँ सर। इफ द पेई हियर इज महिमा, महिमा महिमा इज द पेई, तो महिमा हाँ। हाँ, तो महिमा should wait for 48 hours for the drawer to accept it. If he doesn't accept in such time, then it should be regarded as dishonor. But however, if the drawer is not, kind of assuming it to be dishonor, and एंड मतलब वो साहिल, मतलब मेरे से उसे कंसेंट भी नहीं लिया, मतलब उसने मुझे बताया भी नहीं कि रणबीर कपूर 48 आवर्स ज्यादा हो गए, रणबीर कपूर ने साइन नहीं किया, क्या करना है ना पूछा, मेरे से कुछ नहीं पूछा, तो क्या मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा या फिर मैं लाइबल रहूंगा? डिस्चार्ज हो जाओगे। मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। आपको समझ में आया नहीं आया, मतलब आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको? यस सर। सर अगर आपसे परमिशन ले ले तो? अगर आपने मेरे से पूछा वो साइन नहीं कर रहा, मैं और टाइम देना चाहती हूँ उसको, मतलब यू वांट टू गिव मोर टाइम टू रणबीर कपूर टू थिंक अबाउट द काइंड ऑफ इट्स, ये जिंदगी का सवाल है। तो तुमने मेरे को आके बोला कि देखो वैसे तो रणबीर कपूर 48 आवर्स हो गए रिप्लाई नहीं कर रहा है, बट क्या कहते हो साहिल, शुड वी वेट फर्दर, मतलब उसके जवाब का वेट कर लें? तो मैंने बोला हाँ, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो इस केस में आपका मैं लाइबल consent रहूंगा, आ मैं गया लाइबल ना? नहीं रहूंगा मैं? रहेंगे सर, आपका भी कंसेंट आ गया ना, क्योंकि अब मैं लाइबल रहूंगा क्योंकि मैंने भी 48 आवर्स उसको से ज्यादा देने के लिए अपना कंसेंट दे दिया, तो मैं अभी भी लाइबल रहूंगा। लेकिन अगर महिमा ने मुझे फोन करा, मेरे से बोला कि यार रणबीर कपूर ने तो मना कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैंने एकदम बोला, मैंने कहा ओहो डिसऑनर मान लो, डिसऑनर मान लो, लेकिन मैं कहते क्या बात कर रहे हो तुम, नहीं नहीं मैं नहीं, ऐसे नहीं, रणबीर कपूर है, नो आई वोंट कंसीडर दिस एज डिसऑनर, मैं बोल रहा हूँ कि कंसीडर दिस एज डिसऑनर, तो अब क्या होगा? तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया? हाँ सर। ओके। अच्छा, 64 सेक्शन बहुत ही मजेदार लॉ है, मतलब मेरे को तो आज मजा आ रहा है ना? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अच्छा मुझे एक बात बता, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट का मतलब हुआ कि जब तक जैसे महिमा थी एक्सेप्टेंस ले, मतलब जा ही नहीं रही थी, तो जो ड्रॉवर है वो लाइबल रहेगा या वो डिस्चार्ज हो जाएगा इफ महिमा इज नॉट गोइंग टू द ड्रॉइंग टू गेट द बिल एक्सेप्टेड इन अ रीजनेबल टाइम? तो ये लोग लाइबल रहेंगे, ये लोग लाइबल नहीं रहेंगे?
लायबल नहीं रहेंगे। हाँ, दे वोंट बी लायबल, मतलब ये प्रेजेंट करना चाहिए, मतलब इतना रीजनेबल टाइम करना ही पड़ेगा आपको प्रेजेंट। आप इसको ऐसे नहीं लेके बैठे रहोगे अपने पास, अगर आप लेके बैठे रहोगे तो बाकी पार्टीज नहीं लायबल रहेंगी, आपको उसको करना ही पड़ेगा। करेक्ट। मत आना 64 सेक्शन समझ में आ गया आपको? सर हाँ हाँ सर, जैसे कि महिमा रणबीर कपूर के पास गया, रणबीर कपूर 48 आवर्स के अंदर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो अगर आप मतलब आपको नहीं पता, आपके कंसेंट नहीं है, मतलब कि वो वेट करे और हाँ महिमा वेट करे, तो आप मैं आपका डिस्चार्ज लाइफ, जाऊंगा। हाँ तो महिमा को आपको पैसा नहीं देना है ना? नहीं, मुझे महिमा को पैसे नहीं देना। करेक्ट। हाँ, तो लेकिन आपको जो मिलना था रणबीर कपूर से वो तो मिलेगा आपको। हाँ, वो मैं लूंगा बिल्कुल। ओके, मैं सेक्शन 64 एक बार दोबारा बताता हूँ। 64 सेक्शन कहता है कि अगर प्रेजेंट ही नहीं किया, मतलब उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, जो पेई है, पेई इज नॉट प्रेजेंटिंग द बिल टू द ड्रॉई टू एक्सेप्टेड, तो ड्रॉवर लायबल रहेगा, ड्रॉवर लायबल नहीं रहेगा। ड्रॉवर विल नॉट बी लायबल, मतलब अगर आपको ड्रॉवर को लायबल करना है तो पहले एक बार आपको जाना ही पड़ेगा टू दी ड्रॉई, उसके एक्सेप्टेंस लेनी ही पड़ेगी। वो नहीं करता तो अल्टीमेटली फिर मैं लायबल हूं, नहीं तो मैं लायबल नहीं रहूंगा इसलिए। अब क्लियर हो गए 64? यस सर ड्रॉई भी लायबल नहीं रहेगा ना तब तो, ड्रॉई तो लायबल है ही नहीं, बिल्कुल करेक्ट। और सर ड्रॉवर भी नहीं होगा। ड्रॉवर, देखो मेरी बात को समझो दोबारा। ड्रॉवर अगर आप नहीं जा रहे हो उसके पास एक्सेप्ट कराने, तो मैं तब भी मैं लायबल हूं ना। हाँ, आप उसके पास गए एक्सेप्टेंस कराने के लिए, उसने मना कर दिया, तो मैं लायबल हूं। हाँ सर ये तो पता है, मतलब अगर नहीं गया तो? कौन नहीं गया? हाँ, तब तक मैं लायबल नहीं हूँ। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं कराओगे, उसको डिसऑनर नहीं कराओगे, तब तक मैं लायबल नहीं हूँ। सर अगर बिल एंडोर्स ही नहीं हुआ है तो तब तो एक्सेप्टेंस का जरूरत ही नहीं है ना? अगर बिल एंडोर्स नहीं हुआ इस वाले एग्जांपल में, हाँ सर ऐसे हाँ, तो इसमें एक्सेप्टेंस का ये तो, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉर और पे तो मैं ही हूँ फिर। हाँ सर जरूरत ही नहीं है ना फिर एक्सेप्टेंस का, तो इसमें मतलब नहीं, उल्टा यहाँ पे तो एक्सेप्टेंस कराना चाहिए मुझे, नहीं तो मैं पेमेंट कैसे लूंगा? मतलब सर कंपल हाँ, कंपल्सरी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करवाऊंगा? हाँ इधर सर पैसा, मतलब वही पूछ रहा था। हाँ ओके ठीक है, ओके ओके। सेक्शन 65 आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट हम पढ़ चुके हैं। आप यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में जाओगे, बैंकिंग आवर्स में जाओगे प्रेजेंट करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम पे जा सकते हो। महिमा ध्यान से बेटा, रणबीर कपूर के पास अगर आप जाओगे उसको बिल को एक्सेप्ट कराने के लिए, तो यूजुअल टाइम में जाओगे या अनयूजुअल टाइम में जाओगे? यूजुअल टाइम। पक्का महिमा? आई डाउट दिस थिंग। तो जब टाइम मिलेगा तो चली जाऊंगी। ओके हाँ ओके। अच्छा, अगर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर साइट, ये तो आपको पता है, आफ्टर डेट आफ्टर साइट, इसमें टाइम पीरियड कब शुरू होता है? आफ्टर डेट आफ्टर साइट, इसमें कब टाइम पीरियड शुरू होता है बेटा? जल्दी से बताओ कोई। जिस दिन बनता है उसके बाद से। जिस दिन बनता है उसके बाद से आफ्टर साइट? सब मैच्योर होने से स्टार्ट सर होता है। एक्सेप्ट होने के बाद, हाँ बेटा, एक्सेप्ट होने के आफ्टर बाद। साइट। टाइम इंस्ट्रूमेंट है, आफ्टर साइट है, टाइम पीरियड विल स्टार्ट आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड। ये तो पढ़ रखा है हम लोगों ने। हाँ ना? हाँ सर। यस सर। ओके, बहुत ही मजेदार सेक्शंस हैं आगे, मस्त लॉ बनाया आगे। सेक्शन 67 प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट। ओके, वैसे इंस्टॉलमेंट है, वैसे तो इसमें प्रेजेंट का तो नीड होता नहीं है प्रोमिसरी नोट को, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट्स में है तो आप उसी इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे जाओगे पैसा मांगने, या एक ही साथ सारा पैसा मांग लो? जैसे मैंने आपको लिख के दिया कि, जैसे मैंने आपको ऐसे प्रोमिसरी नोट लिख के दिया कि आई प्रॉमिस टू पे ₹100 in 1 month time and ₹200 in 2 month time and ₹300 in
3 month टाइम। आप समझ गए ना बेटा? अब यहाँ पे आप मेरे से 100 रुपए कब मांगने आओगे? 1 मंथ के बाद, 1 महीने बाद, और 200 रुपए कब मांगने आओगे? 2 2 महीने बाद। महीने के बाद। नहीं, वैसे तुम गड़बड़ बोल रहे हो, 1 महीने के 3 दिन के बाद आओगे। हाँ मतलब 3 ग्रेस डेज के बाद, हाँ, हाँ और सर। 2 महीने होगा तो 2 2 महीने महीना और 3 3 दिन। दिन के ग्रेस डेज, हाँ, 2 महीना 3 दिन का ग्रेस, और 3 महीना होगा तो 3 3 महीने और months 3 3 दिन के days। ग्रेस डेज। हाँ, दिस इज सेक्शन नंबर 67 इंस्टॉलमेंट्स में, तो उसी अकॉर्डिंगली आना। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कहाँ करना है वो जगह लिखा हुआ था। प्रेजेंट कहाँ करना है उसको, वो जगह लिखा हुआ था। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मतलब लिखा हुआ था कि ड्रॉई से इस एड्रेस पे आके पैसा लेने का, तो उसी जगह जाने का है पैसा लेना है, या कहीं भी जा सकते हो पैसा लेने उसके पास? नहीं, उसी जगह जाना है। हाँ, उसी जगह जाना है। मतलब अगर उसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉई जो ऑफिशियल एड्रेस लिख रखा है, उसने लिख रखा है कि आई विल पे एट माय ऑफिशियल एड्रेस, तो आपको उसी जगह जाना है। फिर आप उसको उसे घर जाके नहीं मांग सकते। ओके, और सॉफ्ट नोट है ना, मजाक चल रहा है सिर्फ। वैसे इतना मजाक ज्यादा नहीं करना चाहिए, हालात इतने अच्छे नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं, आज मन कर रहा है तो। महिमा कहाँ है? वेयर इज महिमा? महिमा, यस सर। रणवीर कपूर ने लिख के दिया ऑफिस में आके साइन कराने का है, क्या करोगे? ऑफिस में चली जाऊंगी। ओके, कितना दिल में पत्थर रख के तुमने बोला। पर हमें अगर दीपिका के पास करवाना हो तो घर जाएंगे सर। तुम्हें क्यों मिलेगा वो बिल? ओके, हाँ, ओके 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 ओके, आगे आगे आगे, ध्यान से पढ़ाई में ध्यान लगा करो तुम लोग। हाँ, सेक्शन 69 पे आते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, आई थिंक ये हमने पढ़ ही लिया। प्लेस स्पेसिफाइड है, वहीं जाओगे और कहीं नहीं जाओगे, है ना? अच्छा, कोई स्पेसिफाइड प्लेस मेंशन नहीं है। अपॉर्चुनिटी, महिमा, इफ नो प्लेस इज स्पेसिफाइड देन वेयर? जहाँ बिल बना था वहाँ। नहीं 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 नहीं, Place पहले of लॉ business, कहता है उसके बिजनेस प्लेस पे जाओ। प्लेस ऑफ बिजनेस, नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस तो कहाँ जाओ? यूजुअल रेसिडेंस। यूजुअल रेजिडेंस पे। आपको समझ में आया? सर 68 और 69 में डिफरेंस क्या है? फिर दोनों ही प्लेस के बारे में है तो। हाँ, दोनों प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, फिर अलग अलग सेक्शन क्यों बनाया? ये देखो ना, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट हो गया, और प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, दोनों सेम है बेटा, इट्स ऑल सेम। वहीं उसी जगह पे देखो, लॉ में ये लिखा है, बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस, बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस, सेम है बेटा। फिर सर इसके 2 सेक्शन क्यों बने? आई डोंट नो, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है जवाब देना, बट ठीक है, इट्स बोथ आर सेम। तुम पढ़ो ना, देखो ना, मैं पूरा पढ़ता हूँ। अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो मेड किया है, ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया है एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक है, एंड नॉट एल्सवेयर, ठीक है, तो फिर वो वहीं पे पेमेंट के लिए जाएगा जहां पर वो ये सब चीजें हुआ। स्पेसिफाइड प्लेस पे अगर हुआ तो स्पेसिफाइड प्लेस पे ही होगा। अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मेड ड्रॉन एक्सेप्टेड पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, अगर वो पेबल है एट अ स्पेसिफाइड प्लेस तो वो उसी जगह पे होगा, नहीं तो और किसी जगह नहीं हो पाएगा। सेम है। सर अगर क्वेश्चन आएगा मतलब 68 और 69 मतलब कोई भी लिख देना बेटा, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। हाँ, दोनों लिख। ओके, हाँ, 71 और सबसे अच्छा, उसका घर भी नहीं है, उसका ऑफिस भी नहीं है, फिर कहाँ पे प्रेजेंट करोगे उसको? द पर्सन डज नॉट हैव अ ऑफिस, डज नॉट हैव अ होम, वेयर विल यू प्रेजेंट इट? जहाँ बना था अभी सर। मिलेगा उसको। लॉ कहते हैं जहां मिल जाए बंदा वहीं पैसा मांग लेना उससे। सर ऐसे नहीं होगा जहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ था एक तरीके से वहाँ पे पेमेंट के लिए पूछो? हाँ, वहां पे चले जाना पहले, बट जब अगर देखो ना, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे बना ही था वो, मतलब एक प्रोमिसरी नोट एक स्पेसिफाइड प्लेस पे ही बना था, तो आप पहले उधर ही जाओगे। लेकिन अगर कहाँ पे ही करना है, मतलब लिखा ही नहीं था और ना कोई ऐसा स्पेसिफाइड प्लेस था जहाँ पे आपने बनाया था, मतलब आपने बनाया ही ऐसे ही था, मतलब आप लोग कहीं किसी दूसरे लोग के पास बैठे थे, वहां पे ही बना दिया था,
तो फिर और वो ये में लिखा था कि पैसे मांगने कब आना है, तो फिर जहां मिल जाए वो पैसा मांग लेना बेटा। करेक्ट। सर इसमें 70 और 71 भी सेम है ना सेक्शन? 70 कौन सा? 70 और 70 और 71 नहीं, 70 तो बोलता है कि अलग अलग है ये। 70 बोलता है कि पहले आप स्पेसिफाइड नहीं है तो पहले आप जाओ बिजनेस प्लेस पे, फिर जाओ घर पे। 71 ने उसको थोड़ा सा आगे और इलाबरेट किया कि अगर उसका बिजनेस प्लेस और घर ही नहीं है तो क्या करोगे? जहाँ मिल जाएगा। हाँ, मतलब ये आप एक ही जगह लिख सकते थे लॉ, बट उसने दो अलग अलग सेक्शन बना दिए। 70 में लिखा कि पहले जाओ घर पर, फिर जाओ सॉरी पहले जाओ ऑफिस, फिर जाओ घर पर। फिर उसने 71 में लिखा अगर वो दोनों ही नहीं है, मतलब ना उसका ऑफिस है ना उसका घर है, फिर क्या करोगे? फिर जहां मिल जाए वहां पे पैसा मांग लेना। राइट? ओके सर। ओके, तो आगे चलते हैं 75A। अच्छा, अगर वो कब, जैसे रीजनेबल टाइम हमने वैसे पढ़ लिया कब तक आपको, अच्छा कब तक आपको प्रेजेंट करना चाहिए तो हमने पढ़ लिया, प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, है ना। अच्छा, कौन सी ऐसे चीजें होंगी जो कि एक्सक्लूड, मतलब जो रीजनेबल टाइम में नहीं मानी जाएंगी, जो कंट्रोलेबल चीज थी उसको, या जो नॉन कंट्रोलेबल चीज थी उसको, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपका मन नहीं था इसलिए आप नहीं गए, तो कैसे रीजनेबल टाइम माना जाएगा? नो नो सर। रीजनेबल टाइम उसको माना जाएगा कि जो ऐसे रीजन थे विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, मतलब जैसे अभी जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन सर, लॉकडाउन हो गया तो आप जा पाओगे अभी नहीं जा पाओगे? आप नहीं जा पाएंगे सर। एक्सीडेंट हो गया किसी का, एक्सीडेंट हो गया तो नहीं जा पाओगे। तो ये सब मतलब जो ऐसे चीजें थी क्या कहते हैं, जिसकी वजह से जा नहीं पाया। हाँ, जो बियॉन्ड द कंट्रोल था वो सब भी एक्सक्लूड करना है आपको। दीज ऑल बी एक्सक्लूडेड, मतलब ये डिले एक्सक्यूजेबल है। करेक्ट। ओके, अच्छा आज हम लोग यहीं तक करते हैं ना, मतलब आई हैव टू गो समवेयर। आज हम यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। 2 क्लास में और मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं बचा, मैक्सिमम 2 क्लास में कल और परसों में हम इसको खत्म कर देंगे। या एक मिनट रुको, वेट फॉर ओके ओके, मैं एक मिनट, हाँ कुछ इजी से सेक्शन पढ़ लेते हैं। 76 को मार्क कर लेना अभी एज नॉट रेड, है ना, कुछ क्योंकि जो छोटे छोटे सेक्शन है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। नॉट रेड लिख देता हूँ मैं, है ना, ये आप लिख लेना क्योंकि मेरा तो ये डिलीट हो जाता है। हम्म, 67 एक बार और समझा दीजिए ना। कौन सा वाला? 67। 67 ये वाला? हाँ सर, वो स्लॉट देखने चला गया था ना। 67 में है इंस्टॉलमेंट वाला। मैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर बताता हूँ पक्का, ठीक है, जाते हुए बता दूंगा। हाँ स्लॉट मिल गया तुझे? नहीं मिला? सर, वैक्सीनेशन सेंटर ही उठ गया इधर, चल। सेंटर ही नहीं दिखा रहा आज। ओके, अच्छा ये नेक्स्ट 77 बड़ा इजी सा है। 77 कहता है, अच्छा क्या आप ये सब बिल प्रेजेंट करने के लिए, पैसा मांगने के लिए, क्या ऐसा होता है कि आप जाके सब बैंक हो तो बैंक को डायरेक्शन देते हो कि मेरे भी आप पे इस टाइम पे इस जगह पे चले जाना पैसा मांगने, क्या ऐसा होता है? होता है सर, क्या बोलते हैं उसको? ऐसा होता है ना, बैंक आपको सर्विसेज देता है कि इस टाइम पे चले जाना, उधर चले जाना, ऐसा कर लेना, है ना। अच्छा तो वो बैंक, तो बैंक हम लोग को बोलते हैं ना, हम बैंक को कहाँ बोलते हैं? नहीं बैंक ये सर्विसेज देता है महिमा, मतलब बैंक जैसे आपके पास बहुत सारे बिल्स होते हैं तो आपको याद नहीं रहता कब कब किसको प्रेजेंट करना है, किस किस डेट पे प्रेजेंट करना है, और कहीं रीजनेबल टाइम ना चला जाए, इसलिए क्या होता है बैंक, आप ये सब चीजें ना बैंक को देते हो, बैंक के सर्विसेज देता है, मतलब बैंक गिव यू सच काइंड ऑफ सर्विस, उससे पैसे लेता है, कमीशन लेता है वो उसके लिए। yes, तो बैंक बोलता है आपके जितने बिल्स हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं, पैसा कलेक्ट करना है, आप मुझे दे जाओ, मैं आपके बिहाफ पे जाऊंगा पैसा मांगने के लिए, एंड ही चार्जेस कमीशन फॉर दैट। अच्छा काम है ये, बैंक करते हैं ये काम, ठीक है ना। तो आपने बैंक को दे रखे सारे बिल, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आप जाके ले आना, और बैंकर की नेग्लिजेंस की वजह से आपको नुकसान हो गया, मतलब रीजनेबल टाइम में जाना था, गया नहीं, और आपको नुकसान हो गया, तो हु विल बी लायबल इन सच केस, मतलब कैन यू तो क्या जो लॉस हुआ आपका, क्या बैंक से रिकवर कर सकते हो? यस सर, बैंक से रिकवर यस सर। हाँ, बैंक लायबल हो जाएगा। बैंक मतलब जो भी आपका नुकसान हुआ है ना उसके लिए बैंक लायबल हो जाएगा, मतलब बैंक की नेग्लिजेंसी हुई,
मतलब बैंक ने जो काम करना चाहिए था ठीक से नहीं करा, क्योंकि बैंक के सर्विसेज देते हैं, इसलिए लॉ में लिखा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पता था कि बैंक गिव सच काइंड ऑफ सर्विसेज। तो उसने बोला कि अगर बैंक की वजह से आपको दिक्कत होती है, मतलब कल को आपको नुकसान हो जाता है, उसको टाइम से नहीं गया या आपको कुछ नुकसान होता है, तो बैंक रिस्पॉन्सिबल उस केस में, आप लोग का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करेक्ट। ओके 78 कहता है, ये भी सिंपल सा है, आज ही कर लेते हैं। टू होम द पेमेंट शुड बी मेड। अच्छा पेमेंट कौन आंसर करेगा इसको? कोई भी आंसर कर सकता है इसको। ड्रॉई किसको जिसके पेमेंट पास करेगा? बिल होगा, जिसके पास बिल होगा। अगर बियरर है तो जिसके पास बिल होगा, अगर वो बियरर नहीं है तो जो लास्ट एंडोर्सी है उसका जो नाम होगा उसको पे करेगा ना। हाँ सर। करेक्ट। अच्छा आगे भी इजी हम पढ़ सकते हैं, आज ही कर लेते हैं, इजी सा है, बहुत इजी सा है। अगर बिल ओवरड्यू होगा, पैसा पे नहीं किया, तो क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? हाँ सर। तो अगर वो मांगेगा तभी देना पड़ेगा ना। नहीं हाँ मतलब ऑफ कोर्स। अच्छा अगर, और कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा? अगर लिखा है तो उतना ही, अगर नहीं लिखा उसमें तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 18% पर एनम। आपको क्लियर हो गया ना ये? 79 80 बहुत सिंपल से थे दोनों सेक्शन। कोई डाउट यहां तक? 80 81 79 80 तक? सर हाँ ये जो इंटरेस्ट रेट वो लोग बताते हैं, उनका हाँ। कोई मिनिमम या मैक्सिमम रेट नहीं होता है क्या? जनरली वैसे 24% ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं लिखते प्रैक्टिकली, क्योंकि आप 24% ज्यादा लिख दोगे ना तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कवर हो जाता है। आपको याद है ना, पता एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट चार्ज करना भी एक तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस ही होता है। सर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों होगा? यार आप किसी को बोल रहे हो बिल ने तूने नहीं पे किया तो तेरे को 100% ब्याज देना पड़ेगा। 100% ब्याज तो बहुत होता है महिमा। तो वो नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो मतलब हम लोग उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। हाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन तो ऐसे नहीं ना कि उसको ये डिले बात किया अगर तो पता 100%। है, हाँ सो अगर उसको ये बात पता है कि इंटरेस्ट उसको तो फिर 100% या व्हाटएवर तो आप परसेंट तो देना उसका पड़ेगा, मजबूरी का फायदा तो उठा रहे हो ना। तो ये मजबूरी कहाँ हुई? और क्या यार, एक रीजनेबल सा लिखो, 24% लिखो, ऐसे मत करो ना 100% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। सर मैं तो खाली पूछ रही हूँ, मैं थोड़ी ना करने अच्छा वाली हाँ हूँ। मतलब ऑफ कोर्स आप नहीं करें। ओके ओके, हाँ मतलब उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, लेकिन सर 70 मतलब हम लोग रिपीट कर दो। हाँ एक सेकंड 18% से ज्यादा नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते हो, 24 लिखो। 24 मतलब 24 जो, तक। हाँ मतलब 24 इज अ काइंड ऑफ रीजनेबल एज पर दी करेंट सिनेरियो। 24 तक लॉ कहता है ठीक है, 24 तक तो हो सकता है, लेकिन 24 के ऊपर आप जब जाते हो तो वो एग्जॉर्बिटेंट लगता है, मतलब ऐसा लगता है ये तो सामने वाले की मजबूरी को फायदा उठा रहा है यार ये तो। मतलब नहीं लिखा तो मतलब लिख दिया तो मतलब इतना ही देना पड़ेगा, 36% देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा। बंदे को मजबूरी थी तभी तो पैसा लिया था उसने यार उस समय यार। ओके मैं एक बार ना सेक्शन 79 एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर टाइमली पेमेंट नहीं हुआ, मतलब अगर टाइम से पेमेंट नहीं हुआ, मतलब जो ड्यू डेट था उस पर पेमेंट नहीं किया ड्रॉई ने, तो क्या ड्रॉई इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट? इफ द ड्रॉई डज नॉट पे द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, तो क्या ड्रॉई को क्या ड्रॉई इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट? द आंसर इज यस। और कितना इंटरेस्ट देना? अगर स्पेसिफाइड है तो उतना ही देना है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो 18% पर एनम तक आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर वो तो जब ओवरड्यू होगा तब तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Correct, अगर हाँ। वो सामने वाले ने बोला कि 1-2 दिन की बात है तो नहीं चाहिए, तो नहीं देने से भी तो होगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन आप 1-2 दिन का भी वैसे कोई, हाँ कोई रिकवर नहीं कर पाओगे 1-2 दिन से, क्या होता है। ओके आगे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जैसे 81 भी बहुत सिंपल सा छोटा सा सेक्शन है। अच्छा लेट सपोज करो कि होल्डर आया, उसने बोला अरे मेरे से गुम हो गया क्या कहते हैं बिल, लेकिन आपको पे करना है ना, आपको याद होगा आज पे करना है आपको, तो आप मुझे पे कर दो। तो क्या ड्रॉई उसे इंडेमनिटी बॉन्ड लेके उसे पे कर देगा? यस सर। हाँ सिंपल है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर वो गुम हो जाता है, उससे कोई बिल वगैरह कुछ गुम हो जाता है, तो ड्रॉई पे कर देगा होल्डर को, लेकिन ऑफ कोर्स वो उससे क्या ले लेगा? इंडेमनिटी बॉन्ड ले लेगा। करेक्ट। ओके 82 मत पढ़ना अभी, इसको नॉट रेड लिख देना अभी। 83 आते हैं। 83 मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने ड्रॉई को 48 आवर्स से ज्यादा टाइम दे दिया, इफ यू गेव
द ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट इट, तो कौन डिस्चार्ज, और अगर जो ड्रॉवर है, जो एंडोर्सर है, उसने अपनी कंसेंट नहीं दी, तो वो लायबल रहेंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज हो जाएंगे। सेक्शन 83 में लिखा बात याद आया ना, वो वाला जो महिमा ने पूछा था मेरे से, रणबीर को 48 आवर्स ज्यादा टाइम मांग रहा है और मैंने मना कर दिया मत दो उसको टाइम, फिर भी महिमा ने उसको ज्यादा टाइम दिया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्चार्ज हो जाऊंगा। सेक्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 83। करेक्ट। ठीक है डन। फिर अब कल करते हैं, विल